एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द कार्नेटिक में आज कर्नाटक का तीसरा युद्ध एवं फ्रांसीसियों की पराजय के कारण के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को सुने और बहुत सारे सवाल यहाँ से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान से सुने। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यह युद्ध जो है 1758 से 1763 के बीच के समय तक चला था। यह युद्ध भी यूरोपीय संघर्षों का ही भाग था। जब जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध होते थे, तब तब भारत में भी युद्ध छिड़ जाते थे। 1765 में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में दोनों कंपनियों के बीच शांति समाप्त हो गई। फ्रांसीसी सरकार ने अप्रैल 1757 में काउंट लाली को भारत भेजा। लगभग 12 मास की यात्रा के पश्चात अप्रैल 1758 में वह भारत पहुंचा। इसी बीच अंग्रेज सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। इसके कारण अंग्रेजों को अपार धन मिला, जिससे वे फ्रांसीसियों को दक्कन में पराजित करने में सफल हुए। काउंट लाली ने 1758 में ही फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया था। इसके पश्चात उसने तंजौर पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उस पर 56 लाख रुपया शेष था। किस पर शेष था? तंजौर पर। यह अभियान असफल रहा है, जिससे फ्रांसीसी ख्याति को हानि पहुंची। इसके पश्चात लाली ने मतलब काउंट लाली ने मद्रास को घेर लिया, परंतु एक शक्तिशाली नौसेना के आने पर उसे घेरा उठाना पड़ा। फिर लाली ने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके कारण वहाँ फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। दूसरी ओर पोकाक के नेतृत्व में अंग्रेजी बेड़े ने इसे डास भी कहते हैं, डास के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार पराजित किया। उसे भारतीय सागर से लौट जाने पर बंद कर दिया गया। इससे अंग्रेजी विजय स्पष्ट हो गई। 1760 में सर आयरकूट ने वनदिवास के स्थान पर फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। बुस्सी युद्धबंदी बना लिया गया। 1761 में फ्रांसीसी पूर्ण पराजय के पश्चात पांडिचेरी लौट आए। अंग्रेजों ने इसे भी घेर लिया तथा 8 मास पश्चात फ्रांसीसियों ने इस नगर को भी शत्रु के हवाले कर दिया। शीघ्र ही माही तथा जिंजी भी इसके हाथ से निकल गए। इस प्रकार आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का नाटक समाप्त हो गया तथा फ्रांसीसी हार गए। इस प्रकार युद्ध का तीसरा दौर पूर्ण रूप में निर्णायक सिद्ध हुआ। पांडिचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश
उन्हें लौटा तो दिए गए, परंतु उनकी किलाबंदी नहीं हो सकती थी तथा भारत से उनका पत्ता कट गया। फ्रांसीसियों की पराजय के कारण फ्रांसीसियों ने एक समय अपनी राजनीतिक विजयों से राजनीतिक विजयों से भारतीय संसार को स्तब्ध कर दिया था, परंतु अंततः वे हार गए। इस पराजय के निम्नलिखित कारण थे। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी सम्राटों की यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं के कारण उनके साधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। यह सम्राट फ्रांस की प्राकृतिक सीमाओं को स्थापित करने के लिए इटली, बेल्जियम तथा जर्मनी में बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे तथा वह उन देशों से युद्धों में उलझ गए। किन देशों में? इटली, बेल्जियम तथा जर्मनी में। वास्तव में उन्हें इस क्षेत्र में कुछ शत वर्ग मील के क्षेत्र की अधिक चिंता थी तथा भारत एवं उत्तरी अमेरिका में कई गुना अधिक बड़े क्षेत्र की। उपनिवेश को पूर्णतया हाथ से जाते रहे तथा यूरोप में नहीं के बराबर ही का क्षेत्र उनको मिल सका। इंग्लैंड अपने आप को यूरोप से प्रथम मानता था तथा उसकी उस प्रदेश में प्रसार की कोई इच्छा नहीं थी। यूरोप में उसकी भूमिका केवल शक्ति संतुलन बनाए रखने की ही थी। वह एकचित्त होकर अपने उपनिवेशों के प्रसार में लगा हुआ था। उसे निश्चय ही सफलता मिली और उसने भारत तथा उत्तरी अमेरिका में फ्रांस को पछाड़ दिया। दोनों देशों की प्रशासनिक भिन्नताएं। वास्तव में फ्रांसीसी इतिहासकारों ने अपने देश की असफलता के लिए अपनी घटिया शासन प्रणाली को दोषी ठहराया है। फ्रांसीसी सरकार स्वेच्छाचारी थी तथा सम्राट के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करती थी। महान सम्राट लुई 14वें के काल से ही इस प्रशासन की कमजोरी स्पष्ट हो रही थी। उस काल के अनेक युद्धों के कारण वित्तीय स्थिति बिगड़ गई। उसकी मृत्यु के पश्चात यह अवस्था और भी बिगड़ गई। उसके उत्तराधिकारी लुई 15वें ने अपनी रखैलों, कृपा पात्रों तथा ऐश्वर्य साधनों पर और भी धन लुटाया। दूसरी ओर इंग्लैंड में एक जागरूक अल्पतंत्र राज्य कर रहा था। विंग दल के अधीन उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए और देश एक प्रकार से अभिषिक्त गणतंत्र, ये अभिषेक नहीं, अभिषिक्त गणतंत्र बन गया। यह व्यवस्था उत्तम थी तथा इसने देश को दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बना दिया। लुई 15वें की भ्रांतिपूर्ण नीति तथा उसके अक्षम मंत्री फ्रांस की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। दोनों कंपनियों के गठन में भिन्नता। फ्रांसीसी कंपनी सरकार का एक विभाग था। कंपनी 55 लाख फ्रैंक, वहाँ की मुद्रा थी, उसको फ्रैंक की पूंजी से बनाई गई थी
जिसमें से 35 लाख फ्रैंक सम्राट ने लगाई थी। इस कंपनी के डायरेक्टर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा लाभांश सरकार द्वारा प्रत्याभूत था एवं उन्हें कंपनी की समृद्धि में कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी। उदासीनता इतनी थी कि 1765 और 1765 के बीच कंपनी के भागीदारों की एक भी बैठक नहीं हुई तथा कंपनी का प्रबंध सरकार ही चलाती रही। फलस्वरूप वित्तीय अव्यवस्था बिगड़ती चली गई। एक समय में उनकी यह दुर्दशा हो गई कि उन्हें अपने अधिकार सेंट मार्लो के व्यापारियों को वार्षिक धन के बदले देने पड़े। 1721 से 1740 तक कंपनी उधार लिए पैसों से व्यापार करती रही। कंपनी को समय समय पर सरकार से सहायता मिलती रही तथा वह तंबाकू के एकाधिकार तथा लॉटरियों के सहारे ही चलती रही। दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। उसके प्रबंधन में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। प्रशासन इस कंपनी के कल्याण में विशेष रुचि दर्शाती थी। वित्तीय अवस्था अधिक समृद्धि व्यापार अधिक था तथा व्यापारिक प्रणाली भी अधिक अच्छी थी। 1736 से 1765 के बीच अंग्रेजी कंपनी में 412 लाख पाउंड और फ्रांसीसी कंपनी ने 114 लाख पाउंड का माल बेचा। अब इससे ही पता कर सकते हैं कि कितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत थी पैसे के मामले में। वित्तीय अवस्था से अंग्रेजी कंपनी इतनी धनाढ्य थी कि डर था कि कहीं संसद लोभ में ना आ जाए। नौसेना की भूमिका कर्नाटक के युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंपनी के भाग्य का उदय अथवा अस्त नौसेना की शक्ति पर निर्भर है। 1746 में फ्रांसीसी कंपनी को पहले समुद्र में फिर स्थल पर विशिष्टता प्राप्त हुई। इसी प्रकार 1748 से 51 तक भी जो भी सफलता डुप्ले को मिली वह उस समय थी जब अंग्रेजी नौसेना निष्क्रिय थी। सप्तवर्षीय मतलब 7 वर्ष का के दिनों में यह पुनः सक्रिय हो गई। उसकी वरिष्ठता के कारण काउंट लाली डुप्ले जितनी सफलता प्राप्त नहीं कर सका और जब डास भारतीय समुद्र से चला गया तो मार्ग अंग्रेजों के लिए बिल्कुल साफ था। बंगाल में अंग्रेजी सफलताओं का प्रभाव। अंग्रेजों की बंगाल में विजय एक महत्वपूर्ण कारण था। न केवल इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी अपितु इससे बंगाल का अपार धन तथा जनशक्ति उन्हें मिल गई। जिस समय काउंट लाली को अपनी सेना को वेतन देने की चिंता थी, बंगाल, कर्नाटक धन तथा जन दोनों भेज रहा था। किसको? अंग्रेजों को। दक्कन इतना धनी नहीं था कि डुप्ले तथा लाली के महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सकता। यद्यपि उत्तरी सरकार बुस्सी के पास थी, परंतु वह केवल 1.5 लाख रुपया ही भेज सका, अधिक नहीं। वास्तव में अंग्रेजों की
वित्तीय वरिष्ठता का बहुत महत्व था। जैसा कि स्मिथ ने कहा है कि ना अकेले तथा ना मिलकर ही डुप्ले अथवा बुस्सी, जल में तथा धन में, गंगा की घाटी के वित्तीय स्रोतों के स्वामी अंग्रेजों को परास्त कर सकते थे। पांडिचेरी से आरंभ करके सिकंदर महान तथा नेपोलियन भी बंगाल तथा समुद्री वरिष्ठता प्राप्त शक्ति को परास्त नहीं कर सकते थे। वीडियो को आप लोग पूरा सुनिएगा, पूरा लेक्चर बहुत ही फायदेमंद है। जय हिंद, जय भारत।